अगर आप भी उत्तरी, मध्य और पश्चिमी भारत के निवासी हैं तो शायद आप भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि मौसम को हुआ क्या है। जाती हुई सर्दी का पता ही नहीं चला। बसंत का वेट कर रहे थे, इतने में अचानक से गर्मी आ गई। बस इसी को समझने के लिए आज हम बात कर रहे हैं स्काईमेट के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा साहब से। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीक्यू प्राइम हिंदी पर। सबसे पहले समझा दीजिए कि मौसम को हुआ क्या है। धन्यवाद नियति। आपने जैसे कहा कि इस बार तो एकदम से पता ही नहीं चला कि मौसम कैसे बदल गया। नॉर्मली देखिए, ट्रांजिशन पीरियड होता है विंटर्स में और समर्स में, जिसको कि हम स्प्रिंग सीजन कहते हैं, और कुछ हफ्ते तक चलता है, कुछ सप्ताह तक चलता है। जबकि एक प्रेजेंट कंडीशन देखने को मिलती है जिसमें कि सर्दी तो चली जाती है लेकिन गर्मी का अभी प्रकोप इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन ये गैप जो है इतनी जल्दी क्लोज हो गया कि एकदम से ये सब समर कंडीशंस की तरफ पूरा का पूरा वेदर कंडीशन चली गई है। तापमान लगभग लगभग 4, 6, 8, मैं तो कह रहा हूँ कई जगह 9 से 10 डिग्री सामान्य से ज्यादा है। अनप्रेसिडेंटेड हीट है। हालांकि पिछले साल भी हमें तापमान देखने को मिले थे, बढ़े हुए तापमान पर लेकिन वो करीब करीब वो मार्च के महीने में ऐसे थे। इस बार तो लगभग फरवरी के मध्य में ही तापमान सामान्य से काफी ज्यादा और काफी सारे क्षेत्रों में देखने को मिले। और यही इस बार एक मानसून का और विंटर्स का और प्री मानसून का ये स्पेसिफिक इशू यही रहा कि स्प्रिंग सीजन दूसरी बार लगातार देश के उत्तरी भागों से लगभग लगभग गायब रहा। जी। सर, तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की हम बात करते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर्स थोड़े से कूल डाउन हो जाते हैं, क्या वो गायब हैं? उसी की वजह से ये हुआ है? देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ही जो भी उत्तर भारत में एक्टिविटी है जिसका असर हमें बाकी लाइक मध्यवर्ती भागों में भी देखने को मिलता है। लेकिन इस बार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है हुई जरूर है, लेकिन उनकी एक्टिविटी केवल केवल माउंटेन्स तक ही, पहाड़ी क्षेत्रों तक ही सीमित रही। एक तो वो ज्यादा एक्टिव नहीं थे, और दूसरा जो थे भी तो वो उनका बहुत जल्दी से वो पहाड़ों के पास से गुजर के आगे चले गए। पहाड़ों में जरूर एक्टिविटी हुई है, ऐसी बात नहीं है, तीनों चारों क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर लद्दाख को लेकर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी। लेकिन जो मैदानी भाग हैं वो उससे प्रभावित नहीं हुए, और इसी कारण ज्यादा मौसम में बदलाव भी देखने को नहीं मिला। जब बरसात होती है तो उसके कारण जो आपके ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाते हैं, विंड जो डायरेक्शन है, स्पीड है, वो चेंज होती है, उसके कारण मौसम में बदलाव आते आते समय लगता है, जो कि इस बार नहीं हो पाया। एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत कम, और जो थे भी उनका असर केवल केवल पहाड़ी क्षेत्रों तक। और अब तो हम उस पीरियड में पहुंच रहे हैं, मार्च के महीने में, वो जितने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो नॉर्थ वर्ड ट्रैक होना शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब हमारे क्षेत्र से और भी ऊपर की तरफ चले जाते हैं लैटिट्यूडिनली, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे और कम हो जाएगा। जी। सर, तो अभी फरवरी इतना गर्म हो गया है, मार्च में, अप्रैल में, जून में क्या आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आगे किस तरह से अब माहौल रहेगा? देखिए नियति, इसके एक तो सीजनल प्रोग्रेशन होता है। फरवरी से मार्च गर्म है, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, तो वो तो सीजन के हिसाब से अपने आप ही चलता रहेगा। लेकिन उसके ऊपर जो ओवरलैपिंग वेदर कंडीशंस अगर ज्यादा वो अनुकूल ना रहे तो उसका प्रकोप ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि इस बार ऐसा संभावित है कि अगर वर्षा नहीं होती है तो उसका एक्यूमुलेटेड हीट जो एकदम बढ़ती रहती है, तो उसका असर धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने को देखने को मिलता है। हालांकि मार्च अप्रैल के महीने जो हैं प्री मानसून के महीने होते हैं। जनरली ज्यादा गर्मी अप्रैल के महीने में देखने को मिलती है, बट इस बार जैसा कि परिस्थितियां बनी हुई हैं, हमें मार्च के महीने में ही आपको ज्यादा जो हो सकता है हीट वेव कंडीशंस जो ज्यादा फ्रीक्वेंट हो, लंबे समय के लिए हो, काफी क्षेत्रों में हो, देश के मध्यवर्ती भागों से लेकर पूर्वी भागों और देश के उत्तरी भागों में काफी सारे एरिया को कवर करेंगे। उनमें से विशेषकर तो मैं बात करूंगा गुजरात और महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र जो कि एग्रीकल्चर की स्थिति में भी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनमें इन कंडीशंस का ज्यादा असर हमें देखने को मिलेगा। जी। सर, मार्च की ही हीट के बारे में बात करूंगी ये, और आप स्पेसिफिकली बात बोल रहे हैं कि मार्च की गर्मी थोड़ी सी सता सकती है, एग्री सेक्टर के लिए और ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में गेहूं की फसल और इस पर क्या असर आप देख रहे हैं? देखिए, गेहूं की असल तो अब कंप्लीशन के कगार पर है। जो तो हम्म। अर्ली सोइंग थी उनकी तो कटाई भी शुरू हो गई है।
और जो थोड़ी सी लेट थी वो भी उस स्टेज पे पहुंच गई है जिसमें कि हो सकता है और 2-3 सप्ताह के बाद वो भी लगभग लगभग उनकी भी कटाई शुरू हो जाए। और वैसे तो कई बार जो लेट सोइंग होती है वो अप्रैल के शुरू तक भी चलती रहती है उसकी कटाई। पर मौसम पे कंट्रोल तो कोई नहीं है। जो जो इसका प्रभाव है उसके असर को कम तो नहीं किया जा सकता। हाँ, उसके एडवर्स इम्पैक्ट जो है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर वीट प्रोडक्शन जो है वो डेफिनेटली मेरे ख्याल में उसको प्रभावित होएगी। तो दूसरी रबी क्रॉप्स हैं जिसमें कि मस्टर्ड है और भी कैश क्रॉप्स हैं, वो मौसम का असर उन्हीं सब फसलों पे उतना ही पड़ता है जितना बाकी किसी कैश क्रॉप जैसे वीट या और के लिए। इन दिनों में ज्यादातर फसलों को थोड़ा कूल वेदर की जरूरत रहती है, जो कि इस बार नहीं हुआ। पिछले 2 सप्ताह से तो एकदम से गर्मी बढ़ गई थी और इसलिए ऐसी कंडीशन नहीं देखने को मिली जो कि फसलों को लेकर चिंता का विषय बनेगी। और आने वाले दिनों में अब तो क्योंकि जो वीट की फसल है वो भी अभी कटाई शुरू हो जाएगी, वो भी गई है और भी हो जाएगी, उसको देखना पड़ेगा, बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। पिछली बार की तरह इस बार भी कहीं डर है कि प्रोडक्शन लेवल, यील्ड और प्रोडक्टिविटी सामान्य से कम ना हो जाए। जी सर, अभी फिलहाल हम ला नीना की स्थिति में हैं और अब आगे जाके शायद इसका इम्पैक्ट कम होता हुआ दिखेगा। और कुछ चर्चाएं अब गर्म हो रही हैं कि शायद अल नीनो का प्रभाव भी हमको देखने को मिल सकता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है या आपके क्या अनुमान है आगे के लिए? लानीना और एलिनो ये ग्लोबल इश्यूज हैं, ग्लोबल वेदर कंडीशंस इम्पैक्ट होती हैं इसके कारण। और कई ज्यादातर स्वभाव काफी संभाविक है कि लानीना के बाद एलिनो आता है। हर बार नहीं, लेकिन फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है। और इस बार का लानीना तो ट्रिपल डिप लानीना था, तो मतलब 3 साल से जून 2020 से लेके अभी तक चल रहा है। अभी भी हम लानीना कंडीशन के अंदर ही हैं, क्यों पर ऋतुएं कमजोर पड़ रही हैं। आने वाले 2-1 महीनों में 6 सप्ताह के अंदर अंदर ज्यादातर वो न्यूट्रल बन जानी चाहिए। और न्यूट्रल से उसके बाद फिर जब तक मानसून का आगमन होगा लगभग जून के महीने में, हमें एल नीनो की शुरुआत भी देखने को मिलेगी। हालांकि उसकी पीक जो है बाद में होगी, मिड वे थ्रू द सीजन, जैसे हाफ वे जुलाई का महीना होता है उसमें। लेकिन जो इस वक्त की जो मानसून की प्रोडिक्शन है एल नीनो को लेकर, क्योंकि एल नीनो जो है उनमें थोड़ा स्प्रिंग बैरियर का इफेक्ट रहता है। कहने का मतलब इस वक्त के जो मॉडल प्रिडिक्शंस होती हैं वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती, उसमें डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस कम रहता है। हालांकि इग्नोर नहीं करना चाहिए उनका, कुछ ना कुछ पैटर्न तो जरूर बताते हैं। जो पैटर्न बता रहे हैं उसमें इवॉल्विंग एल नीनो कंडीशंस बनने की संभावना है प्रशांत महासागर में। बाकी जो अगर एक्यूरेट और अनुमान चाहिए तो उसके लिए हाँ, मिड अप्रैल तक जरूर इंतजार करना पड़ेगा। बट विजिबली ऐसा लग रहा है कि एल नीनो कंडीशन इस बार बनेगी। और जब भी एल नीनो होता है हमें पता है कि लगभग लगभग 80% केसेस में तो वो बिलो नॉर्मल रेनफॉल तो होता ही है। और उस 80% में से 7% ऐसे केस होते हैं जिसमें कि ड्राउट हो जाने की संभावना रहती है। इसलिए चिंता का विषय जरूर है एल नीनो के चलते कृषि पर, क्योंकि काफी सारे हमारे क्षेत्र निर्भर करते हैं। मध्यवर्ती भाग और वो उत्तरी भाग, उनमें थोड़ी परिस्थिति चिंताजनक बन सकती है, लेकिन कुछ अर्ली डेज हैं, हो सकता है स्थिति में कुछ सुधार हो जाए। लेकिन हमें किसी भी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए एल नीनो के फ्रंट पर। जी बिल्कुल, परिस्थितियों के लिए तो तैयार हो ही रही है। इनफैक्ट सरकार ने कमेटी भी बना दी है गेहूं की फसल पर निगरानी करने के लिए और इसका फायदा होपफुली देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया बीक्यू प्राइम हिंदी को समय देने के लिए। शर्मा जी, इतने अच्छे से आपने पूरी बात हमें समझाई है, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।